should take it slow. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आज हम उपस्थित हैं तमस नोवेल के चैप्टर 3 के साथ। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अधजगी गलियों में उसे शांति का भास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियां खनकने की आवाज आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा। नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थीं। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पांव से टकराकर कोई चीज बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थिगलियों में लिपटे कंकड़ और मूधे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपचियां थीं। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खींच उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आमतौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त सा फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहां से वह गली में दाखिल हुआ था, वहां कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे। 1-2 धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर मोहम्मदू हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुंचते पहुंचते फिर मुसलमान शेखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज आई, या अल्लाह कुलदी खैर कुलदा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खैखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज आई। लोग जाग रहे थे। एक जगह उसका पैर किसी चिपचिपी और चिपचिपी चीज में पड़ गया, जिसमें गोबर की तरह तीखी गंध आ रही थी। उसने अपने आप को संभाला, आधे टूटे घड़े से अपना पैर निकाला। उसके होठों से एक गाली निकलने ही वाली थी कि उसे अचानक समझ आ गया कि वह क्या है, और उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इस टक्कर से जादू का बुरा असर बेअसर हो गया था। जब भी मौसम गर्म और उमस भरा हो जाता था, तो कस्बे के नौजवानों में यह रिवाज था कि वे एक घड़े में गोबर और घोड़े का मूत्र भरकर मोहल्ले के किसी कंजूस आदमी के दरवाजे पर फेंक देते थे। आमतौर पर यह माना जाता था कि ऐसा करने से बारिश होती है। गली में एक दूसरे घर के सामने एक आदमी अपनी गाय के लिए चारा मिला रहा था। पास के एक दूसरे घर से प्यालों और तश्तरियों की आवाज और कांच की चूड़ियों की खनक आ रही थी। चाय बन रही थी। तभी एक महिला, जिसने अपना सिर और कंधे ढके हुए थे, हाथ में कटोरी लिए प्रार्थना के शब्द बुदबुदाते हुए एक घर से बाहर निकली। वह स्पष्ट रूप से सुबह की प्रार्थना करने के लिए किसी मंदिर या गुरुद्वारे जा रही थी। दिन के काम की शुरुआत कितनी शांत और शांतिपूर्ण थी। इस सब के अलावा कहीं से एक तारा की आवाज आई। यह सुबह के दौरे पर निकला कोई फकीर था। नत्थू उस आवाज से परिचित था, लेकिन उसने फकीर को कभी नहीं देखा था। उसने उसे रमजान के दौरान विशेष रूप से धीमे स्वर में गाते हुए सुना था। जब वह पास गया तो नत्थू ने देखा कि फकीर एक लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका चेहरा किसी दरवेश जैसा सौम्य था। शरीर से कमजोर, बिखरी हुई सफेद दाढ़ी वाला, उसने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। एक कंधे पर कपड़े का थैला लटका हुआ था और उसने एक टोपी पहन रखी थी। नत्थू फकीर के गीत के शब्द सुनने के लिए रुक गया। पक्षी खुशी से चहचहा रहे हैं, जबकि तुम अज्ञानी अभी भी गहरी नींद में हो। नत्थू ने यह गीत अक्सर फकीर के इकतारे के साथ सुना था। नत्थू ने अपनी कमीज की जेब से एक पैसा निकाला और फकीर को दे दिया। फकीर ने कहा, भगवान तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद मिले। नत्थू आगे बढ़ गया। गली से बाहर निकलते ही उसने पाया कि बाहर काफी उजाला हो गया था।
अब वह तांगे वालों की गली में था। 2-3 तांगे जिनके डंडे आसमान की ओर उठे हुए थे, मानो प्रार्थना कर रहे हों, सड़क के किनारे खड़े थे। तांगे वालों में से एक अपने घोड़े को ब्रश कर रहा था। पास ही 2 औरतें जमीन पर बैठी थीं और छपटे गोबर के उपले बना रही थीं और उन्हें अपने पीछे की दीवार पर चिपका रही थीं। एक घोड़ा जिसकी पीठ पर अभी भी लगाम लगी हुई थी, इत्मीनान से सड़क पर इधर उधर चला जा रहा था। यहाँ भी दिन का काम शांतिपूर्ण वातावरण में शुरू हो रहा था। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, छकड़ा कहाँ तक पहुंचा होगा? वह किस ओर जा रहा होगा? बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायास ही उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुंच चुका होगा? संभव है सलोत्री के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली, क्या दिन के वक्त सुअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोत्री को मरे हुए सुअर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर कहीं सुअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भौंडी रात काटी थी। पसीना, सुअर की बू, बंद कोठरी, सुअर की हुंकारें। 3 बार सुअर ने अपनी ठूथनी से उसके पैर छाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों पर से नोच डाली थी। सुअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा सा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली, जहां नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बजा रही थी। इस वक्त उसकी आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुन नहीं पड़ती थी, शहर के शोर में खो जाती थी। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। आवाजें बढ़ रही थीं। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग खैखारते अपनी छड़ियां सड़क पर पटपटाते घूमने जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए बकरियों का दूध बेचने निकल पड़ा था। नत्थू के कदम फिर शिथिल पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मजा आ रहा था। अब वह गाड़ीवानों का मोहल्ला लांघ आया था और इमामदीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने वाले सर्कस लगा करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस। यहीं पर वैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करते थे। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहां से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमामदीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज आई। प्रभात का अंधेरा एक ओर परत छनकर गिर गया था और आसपास के घर कुछ कुछ साफ नजर आने लगे थे। नत्थू रेलिंग पर से उतर आया और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमामदीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सहसा याद हो आया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक ओर कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने 2-1 बार मुराद अली को उस ओर से आते देखा था। यूं तो मुराद अली शहर भर में घूमता था। अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता, कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नजर आया करता था। उसकी घनी काली मूंछों के बीच कभी भी उसके दांत नजर नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नजर नहीं आते थे, केवल बाँछें खिल जाती थीं और उसके गोलमटोल चेहरे में आंखें, छोटी छोटी पैनी आंखें सांप की आंखों की तरह चमकती रहती थीं। क्या मालूम यहीं कहीं फिर से नजर आ जाए। यहां से चल देना ही बेहतर है। अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सुअर की लाश उठवा देने के बाद
वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतजार करे, पर नत्थू वहां से भाग आया था। सुअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्यों वहां कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक संकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फकीर के गाने की आवाज आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाज अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज्यादा ही जलसे जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नजदीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। 2-1 के सिर पर सफेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज टोपी थी। 2-1 सरदार भी थे। उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर, जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नंतियों ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। ये आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहिब, आप भी पहले हमारे साथ ही थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना, आजाद क्या हिंदू है या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना, आजाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आजादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आजादी हिंदुओं के लिए होगी, आजाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आजाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेंत दावे हुए आगे बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सन की आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा चूक दो जरनैल। बस बस जरनैल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जरनैल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष बोस की फौज का आदमी हूं, मैं सबको जानता हूं, आपको भी जानता हूं। लोग हंसने लगे, पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है, और हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं।
इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहां से पहुंच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया? गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया था। यहां से उसे मुराद अली भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वहीं बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है यहां से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने देख लिया है तो वह जरूर डेरे पर पहुंच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। बस इसके आगे की कहानी यानी कि अगले चैप्टर की स्टोरी चैप्टर 4 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।